लास्ट लेक्चर में डिजाइन ऑफ कोर का हमने पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग डिजाइन ऑफ कोर का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिलेक्शन ऑफ कोर एरिया एंड टाइप ऑफ कोर यानी कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया देखने वाले हैं और डिजाइन ऑफ वाइंडिंग्स और वाइंडिंग की कोर के रिलेटिव क्या पोजीशन रहेगी, ये आप टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए। ओके, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डिजाइन ऑफ कोर के पार्ट 2 में हम लोग सिलेक्शन ऑफ कोर एरिया एंड टाइप ऑफ कोर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है। तो स्टेप कोर हम लोग क्रॉस सेक्शन प्रेफर करते हैं, ठीक है, फॉर द ऑप्टिमम कोर एरिया विद इन द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ द कोर। ओके, लेकिन कोर एरिया में आपका अगर नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते जाते हैं तो उसके साथ साथ आपका स्टील जो आप यूज करते हैं, मतलब कोर बनाने के लिए आप यूज करते हैं, उसकी ग्रेड, इंसुलेशन का एरिया, लेमिनेशन का एरिया, इसके अलावा आप टाइप ऑफ को जो आप यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, मतलब क्लैंपिंग यूज कर रहे हैं वो, और ये सारी चीजें आपकी बढ़ती जाती है। और नंबर ऑफ स्टेप कोर अगर आपका बढ़ता जाता है, एरिया अगर आपका बढ़ता जाता है, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है। तो लार्जर रेटेड ट्रांसफर के लिए जिसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और उस चीज के लिए आपकी क्लैंपिंग जो आप करते हैं, क्लैंप जो यूज करते हैं फॉर दी क्लैंपिंग ऑफ कोर लैमिनेशन, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कोर एरिया फॉर एनी फिक्स्ड कोर डायमीटर, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द हॉटस्पॉट टेम्परेचर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, सफिशिएंट नंबर ऑफ डक्ट आर प्रोवाइडेड। तो इसी के साथ क्या होता है कि हमें जो कोर एरिया है जिस उसका सिलेक्शन करना होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब आपकी क्लैंपिंग कोर लैमिनेशन हो गई, इसके साथ आपका मतलब टेम्परेचर, हॉटस्पॉट का टेम्परेचर हो गया, उसकी उसको अगर हमें विद इन परमिशन परमिटेड लिमिट के अंदर रखना है, ये सारी चीजें, इंसुलेशन कितना लगाना है, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, ये सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद हमें कोर एरिया का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो उसका कोर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि सिलेक्शन ऑफ, पहला टॉपिक, मेन टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ कोर एरिया एंड टाइप ऑफ कोर, ठीक है, टाइप ऑफ कोर, जिसमें हमारा सब टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया। तो हमने वॉल्ट पर टन का इक्वेशन फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर दिया है। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिएगा, देन इसके बाद इस वीडियो से जुड़िएगा ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि ये इक्वेशन आपका कहां से आया, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है कोर एरिया का, इसमें आपका वोल्ट पर टर्न का हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था हमारा, ईटी इज इक्वल टू क्या था, के अंडर रूट ऑफ क्यू, ये इक्वेशन हमने किया था, जहां पे आपका के क्या है, वेर के आपका क्या है, अंडर रूट ऑफ 4.44 एफ वाई एम अपॉन 80 इंटू 10⁻3, ये आपका के है। सो यहां से आपका नाउ, यहां से आपका फ्लक्स क्या होगा, नाउ फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स क्या चीज होगी, फ्लक्स होगा आपका फाइम। तो आप फाइम का, यहां से आप फाइम निकालेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, ईटी अपॉन 4.44 एफ, ये आपके पास फाइम की वैल्यू आएगी। तो जैसे आपकी मतलब इस इक्वेशन से, ये वाले जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप कोर के अंदर का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया ऑफ द कोर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी।
मीन्स बीएम की वैल्यू आप मैक्सिमम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसी अज्यूम करेंगे ताकि आपको एरिया ऑफ कोर भी आप लोग फाइंड आउट कर सके। तो जो एरिया होगा, कोर का एरिया होगा, यानी नेट कोर एरिया आप कह सकते हैं उसे, नेट कोर एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, वो उसको हम डिनोट करेंगे एआई से, और वो हमारा फाइव अपॉन डी एम से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम बीएम आपका होगा उतना ही आपका नेट कोर एरिया होगा वो कम होगा। और इसके अलावा एक आता है एरिया, आपका आता है ग्रॉस कोर एरिया। ठीक है, ग्रॉस कोर एरिया आता है जिसको हम लोग ए जी आई से डिनोट करते हैं। तो एजीआई आपका क्या होगा, ए आई अपॉन के आई होगा। ओके, तो जैसे आपकी वैल्यू के आई ए आई की कम होगी वैसे ही ग्रॉस कोर एरिया की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, सॉरी ग्रॉस कोर एरिया की वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बात हो गई हमारे कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया की, लेकिन हमें वाइंडिंग की भी डिजाइन देखनी पड़ेगी। ये तो हो गई हमारी कोर की बात, अब उसके ऊपर जो वाइंडिंग हम लोग लगाने वाले हैं उसकी भी डिजाइन देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी में कितना टर्न जाएगा, सेकेंडरी में कितना टर्न जाएगा, देन प्राइमरी वाइंडिंग का आपका करंट कितना होगा, आपको हर एक वाइंडिंग का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी वो करंट डेंसिटी और उससे होगा। तो उसके लिए इक्वेशन है आपके पास, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के देता हूं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ वाइंडिंग, डिजाइन ऑफ वाइंडिंग। तो जैसे आपका नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी होगी, वो टीपी होगी। वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, वीपी अपॉन ईपी से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग वो कैसे होगा, वीएस अपॉन ईटी। ओके, देन करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग को आप कैसे डिनोट करेंगे, आईपी से। तो वो क्या होगा, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड बाय उसका वोल्टेज, प्राइमरी में वोल्टेज, सेकेंडरी में भी सेम। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं। देन इसके अलावा एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग कितना होगा, यानी स्मॉल एपी, तो आईपी अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये जो एपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन डेल्टा है, ये हम लोग केवी इक्वेशन जब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, तो वहां से ये डायरेक्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, नाउ सेकेंडरी वाइंडिंग का एरिया कितना होगा, एएस, वो होगा आपका आई एस अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो जो करंट डेंसिटी है दोनों वाइंडिंग में ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होगी तो आपका कॉपर लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी जो डेल्टा यहाँ पे डेल्टा एस है या डेल्टा पी है जो भी है, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि कॉपर लॉस आपका मिनिमम हो सके। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो करंट डेंसिटी जो होती है वो आउटर वाइंडिंग की 5% ज्यादा रखी जाती है, 5% ऐसी करंट डेंसिटी ली जाती है इनर वाइंडिंग से ताकि क्या हो सके, दोनों के जो कॉपर लॉस है, दोनों की जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो नियर बाय इक्वल हो सके। ठीक है, यानी जो आप लोग वाइंडिंग में, जैसे ये आपका कोर है, इसके बाहर जो आप वाइंडिंग यूज करने वाले हैं, जैसे ये आपकी एलवी वाइंडिंग हो गई, उसके ऊपर आपकी एचवी वाइंडिंग आएगी, तो ये जो एलवी वाइंडिंग है इसकी जो करंट डेंसिटी होगी यानी डेल्टा एल वी, ठीक है, डेल्टा एल वी इज ग्रेटर देन, नहीं, इज लेस देन डेल्टा ऑफ एच वी। ठीक है, ये जो वाइंडिंग है आपकी एच वी की जो डेल्टा है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, 5% ज्यादा होगी। ओके, ये हम लोग, ये प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा करते हैं। ओके, सो वाइंडिंग की डिजाइन के जो सारे इक्वेशंस है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि डिजाइन ऑफ वाइंडिंग के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, टीपी, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, इसके अलावा प्राइमरी में कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है वो, देन एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और एरिया ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी में आपका तीसरा टॉपिक है वाइंडिंग की पोजीशन रिलेटिव टू द कोर। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका position of winding relative to
दी कोर। ठीक है, तो एलवी वाइंडिंग आपकी इनर साइड पे प्लेस करी जाती है, नियर दी कोर, और एचवी वाइंडिंग होती है वो उसके आउटसाइड होती है। तो ये अरेंजमेंट हमारी यूज की होती है क्योंकि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन एलवी वाइंडिंग और कोर वो आपका कम होता है। तो फॉल्ट बीच में होना, मतलब कोर के बीच में और एलवी वाइंडिंग में बीच में फॉल्ट होना, वो आपका नियरली बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, और एलवी बाइंडिंग आपकी नियरर टू कोर प्लेस करी जाती है क्योंकि जो आपका इंसुलेशन होता है बिटवीन द कोर एंड एलवी बाइंडिंग उसकी थिकनेस भी स्मॉल होती है। ठीक है, और इन केस ऑफ एच बाइंडिंग आपके अराउंड द कोर, मतलब एच बाइंडिंग आपके बाहर की तरफ लगी जाती है। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये आपका कोर है, कोर के पास में आपकी एलवी बाइंडिंग है। ठीक है, देन आपका एक डक्ट है, यहाँ पे आपका डक्ट है, देन उसके बाद ऊपर आपका एच वाइंडिंग आपकी लगाई जा रही है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा एच वाइंडिंग की। एच वाइंडिंग आपकी कोर के अराउंड प्लेस करी जाती है, और जो कोर के और एल वाइंडिंग और एच वाइंडिंग के बीच की जो आपकी इंसुलेशन करी जाती है वो इंसुलेशन आपकी थोड़ी ठीक होती है, और इसके कारण लेंथ मीन टर्न जो होता है आपका वो आपका लार्ज हो जाता है थोड़ा। ओके, तो यहां आपको फिगर से क्लियर दिख रहा है कि जो आपके वाइंडिंग है, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन है, वो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन आपकी हायर जाती है विथ एचवी ऑन अंडर साइड। अगर आप एचवी अंदर की साइड लेते हैं तो आपको जो इंसुलेशन करना है एच वाइंडिंग और कोर के बीच में, या फिर एच वाइंडिंग और एल वाइंडिंग के बीच में, ये आपको ठीक रखना पड़ता है, जिसके कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये कॉस्टिंग को बचाने के लिए, ऐसी कॉस्टिंग कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलवी वाइंडिंग जो होती है आपकी वो इनर प्लेस में रखते हैं और एचवी वाइंडिंग को आप आउटर प्लेस में रखते हैं। ओके, यही आपका सिर्फ इतना ही पोजीशन था। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपके टैपिंग होती है, आपके ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग होती है वो आपके एचवी वाइंडिंग में की जाती है। ठीक है, क्योंकि एचवी वाइंडिंग आपकी आउटर साइड है और उसमें आपका टैपिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग डिजाइन ऑफ कोर का पार्ट 2 यहां पे कंप्लीट करते हैं। और जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो हमने एक टॉपिक विंडो डिमेंशन और ओवरऑल डिमेंशन और डिजाइन ऑफ यॉक, ये हमने ऐसे तो पढ़ लिया है, लेकिन इसके लिए एक अलग से सेपरेट में आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी विंडो डिमेंशन, डिजाइन ऑफ यॉक और ओवरऑल डिमेंशन, ये 3 चीज कवर अप होती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।